बहुत पुराने समय की बात है। कनकपुर नामक गांव में मुरली नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी संपत्ति केवल एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी, एक मरियल सा लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। इन्हीं के सहारे वह किसी तरह अपने जीवन का निर्वाह करता और अपनी इकलौती बेटी मीरा के साथ अपना बुढ़ापा काट रहा था। एक दिन उसने लकड़ियों का गट्ठर तैयार किया और अपने घोड़े पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। मन ही मन उसने सोचा कि यदि लकड़ियां अच्छे दामों पर बिक गईं, तो वह अपनी बेटी के लिए कुछ सुंदर वस्तु अवश्य लेकर आएगा। बाजार पहुंचकर वह ग्राहकों को आवाज देने लगा। काफी देर बाद एक धनी व्यक्ति की दृष्टि उस पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह बूढ़ा तो भोला प्रतीत होता है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उसने मुरली से लकड़ियां खरीदने का नाटक किया और 2 चांदी के सिक्के उसके हाथ में रख दिए। सौदे की शर्त में उसने चालाकी से यह जोड़ दिया कि लकड़ियां जैसी हों वैसी ही उसे मिलेंगी। भोलेपन में मुरली ने यह मान लिया, किंतु जैसे ही उसने घोड़े से लकड़ियां उतारनी चाहीं, धनी ने उसे रोक दिया और कहा कि सौदे की शर्त के अनुसार लकड़ियों के साथ घोड़ा भी उसी का हो गया है। मुरली हतप्रभ रह गया। उसने बहुत विनती की, लेकिन धनी ने उसकी एक न सुनी। भीड़ इकट्ठी हुई और मामला सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच, जो धनी का मित्र था, उसने भी अन्यायपूर्ण निर्णय सुनाया और कहा कि सौदे की शर्त के अनुसार घोड़े पर अब मुरली का कोई अधिकार नहीं। असहाय मुरली आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर लौटा। जब उसने अपनी बेटी को सारा हाल सुनाया तो मीरा ने पिता का साहस बढ़ाया। उसने कहा कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगले दिन प्रातः मीरा ने स्वयं लकड़ियों का गट्ठर गड्ढे पर लादा और बाजार की ओर चल पड़ी। संयोग से वही धनी व्यक्ति उस दिन भी किसी को ठगने के इरादे से बाजार आया हुआ था। उसकी नजर मीरा पर पड़ी और उसने सोचा कि जैसे कल घोड़ा मिला था, वैसे ही आज गधा भी उसके हाथ लग जाएगा। उसने मीरा से लकड़ियों का सौदा किया और वही पुरानी शर्त रखी, लकड़ियां जैसी हों वैसी ही मिलेंगी। किंतु मीरा ने बुद्धिमानी से जवाब दिया कि पैसे भी उसी हाल में दिए जाएंगे जैसे वे होंगे। धनी हंस पड़ा और उसकी बात। बैलों की घंटियां खेत में गूंजती थीं। उसी समय एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था माधव। जीवन बहुत सादा था। सुबह खेत, दिन भर मेहनत और रात को उसी मिट्टी की कुटिया में आराम। सुख सुविधाओं का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उसका मन शांत और संतुष्ट रहता। मगर हर सुखी जीवन में एक अधूरी चाह भी छिपी रहती है। माधव के मन में भी कहीं ना कहीं एक कसक थी कि उसकी मेहनत के बावजूद खेत बार बार सूख जाते, बारिश कम होती और कभी कभी फसल पूरी तरह चौपट हो जाती। कुआं गांव की जान था, पानी से लबालब, मीठा और शीतल, लेकिन धीरे धीरे उसका जल सूख गया और केवल अंधेरा, सीलन और रहस्य शेष रह गए। लोग कहते थे कि उस कुएं में कुछ अनजानी शक्तियां बसती हैं। बच्चे खेलते हुए वहां जाने से डरते और बूढ़े किस्से सुनाते कि कितनों की परछाइयां उस कुएं में समा गईं और कभी बाहर न लौटी। माधव इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके लिए कुआं केवल एक पुराना पत्थरों का ढांचा था। लेकिन उस वर्ष जब लगातार तीसरे मौसम की फसल बर्बाद हुई, उसका मन टूटा। खेत सूख रहे थे और घर में अन्न का एक एक दाना गिनकर इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसी चिंता में एक रात नींद टूट गई। बाहर चांदनी थी और हवा में एक अजीब खामोशी। तभी उसकी नजर उस पुराने कुएं पर पड़ी। कुछ अनजाना आकर्षण उसे वहां ले गया। कुएं के किनारे खड़े होकर उसने झांका। भीतर घना अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे गहराई में कहीं हल्की सी चमक है। एक शाम उसने तय किया कि सच्चाई को जानना ही होगा। उसने रस्सी बांधी और धीरे धीरे कुएं की गहराई में उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधकार और ठंडक बढ़ती गई। सीलन की गंध और चमगादड़ों की फड़फड़ाहट उसकी हिम्मत तोड़ने लगी, लेकिन उस चमक की ओर खिंचाव उसे नीचे ले जाता रहा। कहानी है गांव बिजोरा की। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी बहुत धीमी थी पर सुकून था। यहाँ लोग दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को चैन से सोते थे। गांव का अधेड़ उम्र का हरिप्रसाद, जिसे सब काका कहकर बुलाते थे, सुबह खेत जाने की तैयारी कर रहा था। अरे सावित्री, मेरी लाठी कहाँ रख दी? रोज मुझे अलग अलग जगह पर मिलती है। अजी और कहाँ होगी, पड़ी होगी यहीं कहीं, देख लीजिए। चलो छोड़ो, आज बिन लाठी के ही चला जाता हूँ। तभी हरिप्रसाद को कोई आवाज लगाता है। अरे काका, चलिए आज खेत नहीं जाएंगे क्या? अरे लो देखो, रमेश भी आ गया। अरे आया रमेश, वही रुक। फिर हरिप्रसाद घर के बाहर आता है और रमेश के साथ खेत पर जाने लगता है। फिर खेत में आकर वो दोनों काम करने लगते हैं।
दिन भर की मेहनत के बाद दोनों शाम को थक कर बैठ गए। अरे भाई रमेश, आज तो गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। काका, अब बूढ़े होते जा रहे हैं आप, थकन और गर्मी तो लगेगी ही। अरे क्या बात करता है तू? अभी भी तुझ जैसे दो को मैं अकेला काफी हूँ। गांव की जिंदगी सादगी से भरी थी, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। लेकिन उसी रात बिजोरा गांव की नींद टूटने वाली थी। रात के सन्नाटे में किसान हरिया के घर के ऊपर कुछ अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई छत पर दौड़ गया हो। सीमा, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? कैसी आवाज जी? ऐसा लगा जैसे कोई छत के ऊपर से गुजरा हो। अरे कुछ नहीं, बिल्ली होगी। काफी रात हो गई है, सो जाइए अब। दोनों सो गए, पर उस आवाज ने जैसे आने वाले तूफान की आहट दे दी थी। अगली सुबह हरिया का पड़ोसी किशन जोर जोर से रो रहा था। हे राम, मैं तो लूट गया। मेरी साल भर की मेहनत के पैसे कोई चुरा कर ले गया। किशन को रोता हुआ देख हरिया उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ किशन भाई, रो क्यों रहे हो? कल ही बाजार से फसल बेच कर आया था, सारी जमा पूंजी चुरा कर ले गया कोई। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे रात ही शक हो रहा था, न जाने कैसी अजीब सी आवाजें आ रही थी। बिजोरा गांव में पहली बार चोरी हुई थी। वो गई बिना किसी हलचल और सबूत के। गांव वाले सुबह से ही डर के साए में जीने लगे। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? एक खुशखबरी सुनानी है, जल्दी बाहर तो आओ ना। अरे आ रही हूँ। क्या हो गया? क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, मुझे काम मिल गया। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? 10 से 15 दिन काम मिलता है और फिर 1 महीने तक खाली बैठे रहते हो। घर तो मेरी ही वजह से चलता है, वरना रोज खाना तक नसीब नहीं होता। हाँ, पर जो मुझे अब काम मिला है वो 10 से 15 दिन का काम नहीं है, पूरे 3 महीने का काम है। और इस बार मुद्राएं भी थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। इसी खुशी में आज मैं खीर बनाती हूँ। खीर? यहाँ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता और तुम खीर बनाने की बात कर रही हो। आप उसकी चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी थोड़ी मुद्राएं हैं, जिससे हम दोनों खीर तो खा ही सकते हैं। और 3 महीने तक का काम मिला है, तब तक आप इतना तो कमा ही लोगे कि हम 56 भोग तक खा सकें। क्यों? 56 भोग का तो पता नहीं, पर इतना तो कमा ही लूंगा कि थोड़ी गरीबी कम हो सके। अच्छा, तो अब मैं काम पे चलता हूँ, तुम रात को खीर बना के रखना, साथ में खाएंगे। ऐसा कहते ही माधव काम के लिए निकल जाता है। अरे माधव, पहले दिन ही इतनी देर? तुम्हें यहाँ टिकना तो है ना, कि मैं किसी और को रख लूं? जी, मैं मन लगाकर काम करूंगा। ठीक है, अब काम पर लगो। काम पर तो देर से आए हो, पर काम ठीक से करना। हाँ, यह मूर्ति लो और मेरे घर पर रख देना। एक बार मंदिर का काम पूरा हो जाए, फिर मूर्ति की पूजा करके मंदिर में स्थापित कर देंगे। पर याद रखना, यह मूर्ति बहुत कीमती है, कुछ होना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राधा खीर